हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस तरह से होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले हमने जो है पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल कंपटीशन क्या अच्छा है। तो इसमें देखो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी, नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। कुल मिलाकर कंपटीशन अच्छी चीज़ है और इसका कंक्लूज़न ये निकला था कि कंपटीशन से वोटर्स को जो है वो एफिशिएंट कैंडिडेट्स जो हैं वो चॉइस करने के लिए मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन किस तरह से होता है या इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं और 5 साल के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, उनका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नई लोकसभा या विधानसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उसको मैं आपको बता दूं कि जब सारी एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में इलेक्शन एक साथ हों तो हम उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्शन जो है वो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होते हैं। इसके बाद बाई इलेक्शन जो है उसमें किसी भी एमएलए या एमपी के द्वारा रिज़ाइन करने या उसकी डेथ हो जाने पर जो सीट वैकेंट होती है, केवल उस सीट के लिए जो इलेक्शन होता है वो बाई इलेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या चीज़ होती हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको हम कन्वेनियंस के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स रहते हैं वो 1 रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट दे करके इलेक्ट करते हैं। हमारी लोकसभा में 543 टोटल सीट्स हैं और +2 जो 2 सीट्स हैं वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए होती हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जो 2 सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होती हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो उनमें से 2 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, उनके लिए इलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल यही चीज़ स्टेट्स के बारे में होती है। जैसे लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इसी तरह से विधानसभा के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट्स में बनाई जाती हैं और वहाँ से जो लीडर सेलेक्ट होते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा का हमने एग्ज़ाम्पल आपको शुरू में भी दिया था, एक बार फिर सुन लीजिए कि लोकदल जो था, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने 60 कैंडिडेट्स जो थे उसके पार्टी के जीते, ठीक है। और कहने का मतलब हुआ कि हरियाणा में जो असेंबली है उसमें 60 सीट जो हैं वो लोकदल की थी, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो करके वार्ड्स होते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के एरिया को वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पेज नंबर 61 में आपको जो है उन्होंने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखाई हैं और लोकल गवर्नमेंट के लिए कर्नाटक में
एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए अब आता है नेक्स्ट, आपका आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है, क्या है कि हर सिटीजन जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगा। ठीक है, ओपन इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू। ओपन इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो इलेक्शन है वो ओपन होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फील किया कि जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको जीतने के चांसेस नहीं मिलते। रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और उनके कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते। ठीक, उसका रिजल्ट क्या होता है? जो पावरफुल पीपल होते हैं वो उन्हें इलेक्शन जीतने नहीं देते। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक प्रोविज़न किया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो वीकर सेक्शंस के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो उन्होंने क्या करी? रिजर्व कर दी। देखो, रिजर्व सीट्स का मतलब ये है कि जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, तो इन 84 सीट्स से केवल शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा, जनरल का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। एक चीज़। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है, तो इन 47 सीट से शेड्यूल ट्राइब्स का कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा, जनरल का कैंडिडेट इस सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो धीरे धीरे बाद में ये सिस्टम, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का सिस्टम था, वो डिस्ट्रिक्ट और पंचायती राज इलेक्शन में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसमें रूरल और लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इसमें 1/3 सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। यहाँ पर भी सिस्टम वही है कि इन 1/3 सीट्स जो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, यहाँ से केवल वुमेन कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है, जनरल कास्ट का जो कैंडिडेट है वो इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पर्टिकुलर बात यह है कि जो कंटेस्ट इलेक्शन करेगा वो वुमेन कैंडिडेट होंगी। मेन को, मेल्स आर नॉट परमिटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वोटर्स लिस्ट। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्टोरल सिस्टम की, इलेक्शन किस तरह से होता है। वोटर्स लिस्ट, जब इलेक्शन होने वाला होता है तो, और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, तब वोटर्स लिस्ट। अब वोटर लिस्ट क्या चीज़ है? वोटर लिस्ट ये है कि इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट में वो पर्सन्स के नाम आते हैं जो वोट दे सकते हैं या जिनको राइट टू वोट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाती हैं और वोटर लिस्ट से ये भी डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन वोट दे सकते हैं। द पर्सन whose name are included in the voter list, they can cast their vote। ठीक है, तो इस लिस्ट को हम वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ये इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट बनती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको कहते हैं राइट टू वोट।
इसमें राइट टू वोट सिटीजन को मिलता है 1 वोट 1 वैल्यू। एक सिटीजन एक ही वोट दे सकता है, उसके वोट की वैल्यू 1 होगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर क्रिमिनल्स हैं और वो पर्सन जिनकी दिमागी हालत ठीक ना हो, उनको राइट टू वोट देने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन इशू करता है सिटीजन्स के लिए, ठीक। और इसके अलावा भी, क्योंकि ये वोट देने के लिए जो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको लाना ज़रूरी होता है। इसी के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक। इस तरह से कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप अपना वोट दे सकते हो। अब इसमें एक प्रोसीजर है अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। वोटर लिस्ट को अपडेट करना, तो इसमें देखो 2 काम किए जाते हैं। एक तो न्यू एलिजिबल वोटर्स नेम आर इंक्लूडेड इन वोटर लिस्ट एंड डाइड पर्सन्स नेम आर डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। ये काम वोटर लिस्ट को अपडेट करते समय किया जाता है, ठीक। 2 चीज़ें हैं, नए जो वोटर्स हैं जो 18 ईयर्स की एज हो गई है उनके नाम इसमें इंक्लूड करना, और जिनके वोटर्स की डेथ हो गई है उनके नाम हटाना। ये काम करके वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, वोटर्स लिस्ट बन गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को डिसाइड करती हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। इसके लिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो वोट दे सकता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, राइट। इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। देखो दोनों में बहुत अंतर है। वोट राइट जो है उसके लिए 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से या वैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और वो अपना जो नॉमिनेशन है वो कराता है नॉमिनेशन फॉर्म भर के, और इसके लिए इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। एक नॉमिनल अमाउंट होता है जो उसको जमा करना होता है। कैंडिडेट जब नॉमिनेशन कराता है तो उसको कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ता है, जो लीगली डिक्लेरेशन होता है कि किसके बारे में। देखो पहली चीज़ है कि कोई सीरियस क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग ना हो, और अपनी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी डिटेल देता है, ठीक है। क्या क्या उसकी एसेट्स हैं और क्या क्या उसकी देनदारियां हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिटीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए, ये एक सवाल यहाँ पर उठता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखेंगे वोटर कंटेस्टेंट्स के लिए, तो क्या होगा कि जो एफिशिएंट कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने से रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट, सो दैट एफिशिएंट कैंडिडेट्स may contest election and win the seats, ठीक है। ये इसकी वजह है। अब होता क्या है, ये चीज़ लोगों पे छोड़ दी जाती है कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। यानी वोटर्स बिकम द एग्जामिनर्स and they examine the candidate after every 5 years, ठीक। और एक इसका रीज़न और है कि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के लिए रख देते हैं तो ये हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाएगा। क्या कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एनीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, तो जो एजुकेटेड
पर्सन नहीं है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए डेमोक्रेसी के ये अगेंस्ट जाता है। ठीक है, अब नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का। अब एक डेट डिसाइड की जाती है कि जब जो कंटेस्टेंट है वो क्या करता है, अपने नेम को वापस ले सकता है, ही कैन विथड्रॉ हिज नेम फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, और जब फाइनली लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है कि दीज कैंडिडेट्स आर वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है, तब इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। इसका मेन पर्पस होता है कि लोगों को अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में बताना। ठीक है, और इसके लिए डिस्कशन होता है, और पार्टी जो है, अब पार्टी बताती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो बताती हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बेटर होगी, ये वोटर्स को बताया जाता है। ठीक है, और अब पीपल विल डिसाइड हुज पॉलिसी विल बी बेटर, ये उनके पास ऑप्शन होता है, वो अपने चूज कर लें और डिसाइड कर लें कि भाई किसका जो है वो क्या सही होगा। ठीक है, और कैंडिडेट जो है वो वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, मीटिंग्स बुलाई जाती हैं और सपोर्टर्स की ओपिनियन को अपने फेवर में किया जाता है, जो कहते हैं मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ द सपोर्टर्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्लोगन्स जो हैं वो बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो बुक है उसमें कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाओ स्लोगन बनाया था। 1977 में जनता पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी ये स्लोगन दिया था। लेफ्ट फ्रंट ने 1977 में लैंड टू द टिलर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो खेती कर रहा है ज़मीन उसकी हो, ये स्लोगन जो है वो लेफ्ट फ्रंट ने 1977 में दिया था। और तेलुगु देशम पार्टी है एक 1983 में, उसने कहा था कि तेलुगु की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट स्लोगन जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लाती हैं। ठीक, अब इसी के साथ एक चीज़ और है, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन कुछ रूल बना देता है जिन रूल को कंटेस्टेंट को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें से कुछ रूल्स ये हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो वर्शिप के प्लेसेस जो हैं उनको अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, दूसरा, नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट एंड ऑफिसर्स फॉर इलेक्शन, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट के हवाई जहाज और अधिकारियों का इलेक्शन में यूज नहीं कर सकती। और इलेक्शंस आर कंसर्न मिनिस्टर्स। ठीक, अब कहने का मतलब ये हुआ, इसके लिए हम एक पॉइंट और लेंगे कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी फाउंडेशन या किसी भी प्रोजेक्ट को जारी नहीं कर सकते या शुरू नहीं कर सकते। ये जो है क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ रूल हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि वोटर्स को जो है आप धमकी नहीं दे सकते, लालच नहीं दे सकते। ठीक है, और उनसे कास्ट या रिलीजन के नाम पर वोट देने की अपील नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेनिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
और इसी तरह से कुछ फाइनेंशियल जो है वो लिमिटेशन भी है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए और असेंबली इलेक्शन के लिए लिमिटेशंस हैं पैसे खर्च करने के, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका इलेक्शन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, भले ही वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हो गए हों। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, कभी कभी सीधे इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। ठीक है, तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन क्या होता है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है किसी वर्शिप या वर्शिप के प्लेस को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट व्हीकल्स जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकती। और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो मिनिस्टर्स किसी भी फाउंडेशन स्टोन किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं रखेंगे, और कोई बिग पॉलिसी डिसीजन या पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की प्रॉमिस नहीं करेंगे। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स। ठीक है, फाइनल स्टेज जो इलेक्शन की होती है एक दिन डिसाइड होता है जब वोटर्स जो हैं वो अपने वोट को देने जाते हैं, और इस दिन को यूजुअली इलेक्शन डे कहा जाता है। हर पर्सन, एवरी पर्सन हुज नेम इज वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाई पोलिंग बूथ, ठीक, एंड कास्ट इट्स वोट। हालांकि ये जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वो लोकल स्कूल्स या गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। अब होता क्या है कि जब एक बार वोटर इनसाइड द बूथ के अंदर जाता है तो इलेक्शन ऑफिशियल्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक, पहचानने के बाद उसके जो फिंगर है उस पर एक मार्क लगा देते हैं और फिर उसको वोट डालने के लिए कहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट वहाँ पर होता है जो इंश्योर करता है कि वोटिंग जो है वो सही तरह से हो रही है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं। पहले बैलेट पेपर होता था, उसमें कैंडिडेट्स के नाम और सामने जो है यूनिक सिंबल होता था और उस पर जो है एक स्टैंप वोटर लगा देता था। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। उसमें क्या होता है, एक तरफ लिस्ट होती है, सामने बटन होता है और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है। ठीक है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट आपको देना है उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे का बटन आप प्रेस करते हो और आपका वोट उसी जगह चला जाता है या आपका वोट उसको हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीवीपैट एक मशीन है जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपका वोट जिसको आपने दिया है वहीं गया है या नहीं, ये जो है डिसाइड हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से वोटिंग जो है हो जाती है। और उसके बाद जो है वोटिंग होने के बाद जितने वोट्स पड़ते हैं उनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, काउंटिंग के लिए भी एक डेट जो है वो डिसाइड हो जाता है। उस दिन जो है वो सारी ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को निकाला जाता है और फिर उसमें वोट की जो है वो
काउंटिंग होती है। काउंटिंग करने के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज काउंटिंग होती है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है या कौन सा कैंडिडेट जीता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट को गिनने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और इसको टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो और न्यूज़पेपर में इसकी रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, और कुछ ही घंटों में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और एक क्लियर हो जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ओके, तो ये हमने देखा कि हाउ द इलेक्शंस टेक प्लेस इन इंडिया, हमारे देश में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप फिर समझ लीजिए कि इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। पहले इलेक्शन डिक्लेयर होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होती हैं। ठीक है, फिर वोटर लिस्ट जो है वो तैयार होती है, कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, फिर कैंडिडेट जो हैं वो अपना नेम विड्रॉ करते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेनिंग होती है और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। उसके बाद फिर पोलिंग होती है, वोट कास्ट किए जाते हैं, वोट दिए जाते हैं, और उसके बाद एक दिन जो डे डिसाइड होता है, काउंटिंग डे जिसको कहते हैं, उस दिन वोट्स की काउंटिंग होती है और काउंटिंग होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और कुछ ही घंटों में ये तय हो जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली है और विच पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, so that's okay for today. In next video lecture we will take the topic what makes election in India democratic. ठीक है, thank you and have a nice day.